नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि को। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रीट के अंदर विशेष तौर से अब हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण है और संधि को हमें पढ़ना ही है। तो आज हम संधि को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला ये तीनों टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रीड की, तो उसमें आपको जो है पूरी की पूरी संस्कृत आपकी तैयार हो जाएगी और ये मैराथन क्लास के तौर पर चलने वाली है, यानी कि फर्स्ट रिवीजन हम इसका करने वाले हैं। सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें और ट्रिकों के माध्यम से हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो बड़ा मजा आपको आने वाला है। अगर आपने रीड के दौरान चाहे लेवल फर्स्ट हो आपका, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे आपकी भाषा फर्स्ट हो, चाहे आपकी भाषा सेकंड हो, अगर आपने संस्कृत का चयन किया है तो यहाँ पर आपको संधि पढ़ना है। और आज इसी दौरान जो है पढ़ रहे हैं संस्कृत के अंदर संधि को। ये जो संधि वाला टॉपिक है दोस्तों, ये अपने हिंदी और संस्कृत दोनों में लगता है। तो अगर आप संस्कृत की संधि पढ़ लेंगे तो आपको फिर हिंदी की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो है यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ हिंदी की भी संधियां जो है वो तैयार हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं संधि को। वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको जो है किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे और प्रश्न आपका यहाँ से आने वाला गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ऐसे टॉपिक को आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके हिंदी के और संस्कृत के दोनों के नंबर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक को आपको विशेष तौर से देखने चाहिए। तो शुरू करते हैं संधि को। दोस्तों, सब बात करें संधि के परिभाषा की, तो संधि की 2-3 परिभाषाएं हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं, तो परिभाषाओं को विशेष तौर से देखना है। परिभाषा क्या है इसकी? तो द्वयो वर्णयो परस्परम सार्थकम शब्दस्य मेलनम भवति ततः संधि कथ्यते। तो कहा गया है कि दो वर्णों का जहां पर परस्पर सार्थक मेल हो उसे जो है संधि कहा जाता है। दो वर्णों का, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहा जाता है। तो जब दो वर्णों का आपस में सार्थक मेल हो उसे जो है संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा है इसकी, परः सन्निकर्षः सहिता। परः सन्निकर्षः सहिता, यानी कि जब दो वर्ण आपस में बहुत ही नजदीक हो तो उसे जो है संहिता कहा जाता है, और संहिता को ही संधि कहा जाता है। संहिता ही संधि है और संधि ही संहिता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप। और ये जो सूत्र है, ये जो परिभाषा है, ये संहिता संज्ञा परिभाषा भी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संहिता संज्ञा की परिभाषा कौन सी है, तो यही परः सन्निकर्ष संहिता संहिता संज्ञा की परिभाषा है। और साथ में इसी संधि की भी जो परिभाषा है वो भी यही है, परः सन्निकर्षः संहिता। तीसरी जो परिभाषा है वो है दोस्तों वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। तो ये 3 परिभाषाएं हो गई इसकी, ये आपको ध्यान रखनी है तीनों परिभाषाएं। साथ में दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहा जाता है, ये हमने देखा। ठीक है, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसके सार्थक मेल को जो है हम संधि कहते हैं। कैसे, एक बार देख लीजिए। यानी कि अ और अ, ये दो वर्ण मिले आपस में, अ और अ दो वर्ण आपस में मिले, तो इसके जो है सार्थक मेल को हम इसका जो सार्थक मेल होता है आ, इस आ को जो है हम संधि कहते हैं। ये संधि रूप होता है। ठीक है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? तो संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है अच संधि, दूसरी है हल संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि कहा जाता है और हल को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और ये चीजें हमने प्रत्याहार के दौरान या कह सकते हैं कि माय सूत्रों के दौरान हमने इसको देखा था कि अच क्या है और हल क्या है। तो अगर आपको ये डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अच क्या है और हल क्या है, तो एक बार माय सूत्र की क्लास जरूर देखना, उससे आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पहली संधि अच और स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अच और स्वर संधि को देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं अच या स्वर संधि को। दो स्वरों के परस्पर मेल को अच यानी कि स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का जब परस्पर मेल होता है तो उसको अच संधि कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्वरों की बात होगी, इसलिए इसको स्वर संधि कहा गया है। तो जहां पर दो स्वरों की बात की जाए या दो जो स्वर है उनकी बात की जाए तो उसको जो है स्वर संधि या अच संधि कहेंगे। दोस्तों, अच संधि या स्वर संधि के कई सारे भेद हैं, जिसमें इसके 5-7 भेद हैं, 7 भेद हैं, जो हम यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले भेद की बात करें तो वो है दोस्तों अयादी। क्या नाम है? अयादी संधि। तो इसके कई सारे भेद हैं। अयादी हो गया, यण हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, और साथ में पर रूप और पूर्व रूप, ये इसके काफी सारे भेद हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है अयादी संधि। इसका सूत्र है दोस्तों एचो अयवायाव। क्या सूत्र है? एचो अयवायाव।
बड़े ही ध्यान से देखना और इन सूत्रों को विशेष तौर से याद कर लेना, क्योंकि इनके जो सारे के सारे जो नियम छिपे हुए हैं, सारे के सारे नियम इन सूत्रों के अंदर ही हैं। तो 7 सूत्र हैं इसके और सातों सूत्र आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। 7 संधियां हैं और 8-10 सूत्र हो गए इनके, वो 8-10 सूत्र आप अच्छे से रट लेना। मैंने पहले भी कहा है आपको कि संस्कृत में काफी सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी, यानी कि जो सूत्र हैं वो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमने माय सूत्र देखे थे तो वहां पर आपको माय सूत्र जो 14 थे, अय उण रिल रिक, वो आपको रटने थे। और उसके साथ में हमने जब उच्चारण स्थान देखा तो अकुह विसर्जन नाम कंठ, इचो यसा नाम तालु, रिटो रसा नाम मूर्धा, वो भी आपको रटने पड़ेंगे, 7, 8, 10 थे। और यहाँ पर जो है जितने भी अपने सूत्र आएंगे संधि के अंदर वो भी आपको रटने हैं, क्योंकि एक छोटा सा सूत्र रट के जो है आप सारे नियम निकाल सकते हैं, तो आपको रटने में फायदा रहेगा, ठीक है। देखिए अयादि संधि, एचो अयवायाव, इसका सूत्र है। अब एचो अयवायाव का मतलब क्या होता है, यानी कि एच वर्ण। अब ये एच वर्ण क्या होते हैं, तो जब हमने माय सूत्र पढ़े थे ना, उसमें बताया मैंने आपको कि जो एच वर्ण होते हैं उनके अंदर कौन कौन से वर्णों का ग्रहण होता है। तो यानी कि एच वर्ण में आप देखेंगे ए ओ, ए ओंग, एक तो हमने ये देखा था माय सूत्र, और एक हमने देखा था ए औ च, ठीक है, ये देखा था हमने, ठीक है। अई उण रिल रिक एवंग एवं च, ठीक है। तो हमने ये जो है 4 सूत्र देखे थे स्वर से संबंधित। इसमें दोस्तों ए से लगाकर जो है च तक का जो ग्रहण हुआ है ना, ए से लगाकर च तक का ग्रहण, इसको जो है एच वर्ण कहा गया है। तो ये एच वर्ण के अंदर ए ओ और अंतिम जो सूत्र स्वर है ना, अंतिम जो वर्ण है ना इसके अंदर, इसकी जो है हो जाती है इत संज्ञा, यानी कि 5 और 7, ये जो 5 और ये जो अंग और सॉरी अंग जो और च है ना, इसके जो है यहाँ पर हो जाती है इत संज्ञा। तो यहाँ पर सिर्फ ए ओ आई और औ, इन 4 वर्णों का ही ग्रहण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एच वर्णों की बात करें तो ए ओ आई और औ, ये 4 वर्णों का यहाँ पर ग्रहण होता है। तो एच वर्णों के स्थान पर अयादि आदेश हो जाता है। और अयादि आदेश क्या होता है, तो ए के स्थान पर, ए के स्थान पर तो होता है अय, ओ के स्थान पर होता है अव, ए के स्थान पर होता है आय, और ओ के स्थान पर होता है आव। क्लियर। तो ए के स्थान पर तो हो गया अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय, और ओ के स्थान पर आव, ये आदेश हो जाते हैं। अगर आगे स्वर रहे तो, स्वर परे रहते हैं तो, ये स्वर परे यानी मतलब कि बाद में, अगर स्वर आगे होता है, अगर ए के बाद में कोई स्वर आ गया, ठीक है ना, जैसे ए आ गया और ए के बाद में कोई स्वर आ गया ना, तो उसके बाद में अगर स्वर आता है तो वहां पर जो है ए को अय आदेश हो जाता है, ठीक है। कैसे, देखिए जब जब ए आई ओ और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो कर्मशः ए को अय, ए को आय, ओ को अव, और ओ को आव बन जाता है, ठीक है। ये हमने देखा ऊपर, ठीक है, ये इसका नियम था। और आगे बात करें, जो भी स्वर आता है, यानी कि जो भी स्वर आता है वह य और व में जुड़ जाता है। जो भी स्वर आगे आता है ना वो य और व में जुड़ जाता है। कैसे, देखिए एक बार कैसे जुड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे कि ने धन अन, यानी कि ने प्लस अन। अब देखिए ने जो है ना उसमें तो है ए, न, न में से हमने निकाला ए प्लस अ और न, ठीक है ना, ने धन अन, ये हमने देखा। और इसके बाद में न में से जो है दोस्तों हमने जो ए निकाला ना, इसको हो जाएगा न के बाद में, देखिए आप यहाँ पर जो है अवर्ण आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है स्वर आ रहा है, समान स्वर नहीं आना चाहिए। समान स्वर हो जाएगा तो फिर वहां पर दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए के बाद में अ आ रहा है, तो यहाँ पर न जो है और इसके बाद में जो ए है ना, इसको हो जाएगा अय। क्या हो जाएगा, मैं बताया आपको कि ए को अय हो जाता है और ओ को अव हो जाता है। तो यहाँ पर न ए को हो जाएगा अय, और इसके बाद में आ गया आगे अन, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिए इसमें न में तो मिल जाएगा अ, ठीक है, तो न हो गया पूरा। य में मिल जाएगा अ, तो यह हो गया पूरा। और न में न का न पूरा रह जाएगा, तो यह हो गया नयन, ठीक है। तो इस प्रकार से ने प्लस अन नयन। वैसे के वैसे आगे पो प्लस अन तो पवन, नई प्लस अकह नायक। जैसे कि न हो गया, फिर हो गया ए, फिर हो गया अकह। तो यहाँ पर न में से हमने निकाला ए, तो ए को हो जाएगा आय, ठीक है। और इसके बाद में हो गया अकह।
तो यहाँ पर न में जब हम आ को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ना, और य में जब अ को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर हो जाएगा क, तो ये हो जाएगा नायक। तो इस प्रकार से नेई का नायक, गेई प्लस अकह गायक, चई प्लस अकह चायक, पौ प्लस इत्र पवित्र, सई प्लस अनः शयनः, भो प्लस अनः भवनः, पौ प्लस अकह पावकः। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई भी उदाहरण आ जाए तो आप आराम से इस चीज को पकड़ लेंगे और इसको जो है आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, संधि की काफी सारी ट्रिक्स भी आती हैं, ठीक है ना। तो हर चीज को हम ट्रिक के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि आपके सामने अगर ऐसा कोई भी उदाहरण आ गया जहां पर आपको जो है फंसा दिया जाएगा, तो आपका डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से होगी। थोड़ा सा तरीका, थोड़ी सी प्रक्रिया जो है वो आपको समझनी पड़ेगी, और जब आप इस तरीकों को समझ लेंगे ना, तो निश्चित तौर पर कोई भी आपके सामने उदाहरण आ जाएगा तो आप आराम से उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो डाउट वाला प्रश्न नहीं रखना है। जब हम प्रक्रिया समझ रहे हैं तो फिर आप उसको आराम से समझिए और देखिए कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको आधी संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं यण संधि को, बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो दूसरी संधि है यण संधि। इसका सूत्र है दोस्तों इको यणची। क्या है? इको यणची। वैसे कि वैसे इक जो है, इस इक के स्थान पर ई, उ, री और री, ये सारे इक वर्ण हैं। ठीक है, जब माय सूत्र आप देखेंगे तो सारे के सारे आपको इक वगैरह एच वगैरह समझ में आ जाएंगे। तो इक जो है वो क्या क्या है? इक है ई, उ, री और री। ठीक है ना, इन चार वर्णों का जो है इक के अंदर ग्रहण किया गया है। तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो यण वर्णों के अंदर आते हैं य, व, र और ल। तो ई के स्थान पर हो जाता है य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे? और उसके आगे दोस्तों अगर आपको असमान स्वर मिले तो, समान स्वर नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको ई के आगे ई मिला तो फिर वो बड़ी ई हो जाएगा और वो दीर्घ हो जाएगा। अगर आपको उ के आगे अ के आगे, सॉरी इसमें अ का तो ग्रहण हुआ ही नहीं है, तो अगर आपको उ के आगे अगर आपको उ मिलेगा तो वो बड़ा उ हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, असमान स्वर मिलना चाहिए, आपको मिलना ही चाहिए, स्वर मिलना चाहिए, बल्कि असमान स्वर मिलना चाहिए। अगर ऐसी प्रक्रिया है तो आपको जो है वहां पर यण संधि करनी है। ठीक है, कैसे? देखिए, जब ई, उ, री और री यानी कि इक वर्णों के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ई को य, उ को व, री को र और ली को ल बन जाता है। ठीक है, तथा जो कि असमान स्वर आता है, या आगे जो भी असमान स्वर आएगा वह जो है य, व, र और ल में जुड़ जाता है। ठीक है ना, आगे जो असमान स्वर आएगा वो य, व, र, ल में जुड़ जाता है। कैसे? देखिए, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब देखिए आप, इस प्रति के अंदर प्रति के अंदर जो है क्या मिला हुआ है? तो ई मिला हुआ है। ठीक है, प्रति के अंदर क्या मिला हुआ है? प्रति प्लस एकम हमने यहाँ पर लिखा। अब प्रति में क्या मिला हुआ है दोस्तों? तो प्रति में मिला हुआ है ई, तो प्रत ई, और इसके बाद में आ गया एकम। ठीक है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत और ये हो जाएगा यह। ठीक है, ई के स्थान पर हो गया यह। और अब दोस्तों आगे आ जाएगा यहाँ पर एकम, तो प्लस एकम। ठीक है, अब ये जो ए है ना, ये मिल जाएगा यह के अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रत ये कम, इस प्रकार से ये बन जाएगा रूप। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है। और ई के अंदर जो है ई को हो जाएगा यह, और ए मिल जाएगा ई के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रत्येकम। सु प्लस आगतम, तो इसका हो जाएगा स्वागतम। यदि प्लस अपि, तो ये हो जाएगा यद्यपि। मधु प्लस अरि, तो हो जाएगा मधुवरी। और धात्री प्लस अंश, तो हो जाएगा धात्रंश। और लि प्लस आकृति, तो लाकृति। और सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य। तदि प्लस अपि, तद्यपि। इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक एक चीज को देखना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी संधि, वो है गुण संधि। तीसरी संधि है वो है गुण संधि। जब अ और आ के बाद ई और ई आए तो उसको ए हो जाता है। जब अ और आ के बाद में उ और उ आ जाए तो उनको ओ हो जाता है। जब अ और आ के बाद में रे और री आ जाए तो उसको अर हो जाता है, तथा अ और आ के बाद में री आ जाए तो उसको अल हो जाता है। ठीक है, ये है गुण संधि का नियम। क्या है? यानी कि अ और आ के बाद में अगर आपको ई देखने को मिल जाए तो वहां पर उसको ए हो जाएगा।
अगर अ और आ के बाद में अगर आपको ऊ देखने को मिले, ठीक है ना, तो वहां पर ओ हो जाएगा। अगर आपको अ और आ के बाद में री देखने को मिले, री अगर देखने को मिल जाए तो वहां पर उसको अर हो जाएगा। और अ और आ के बाद में अगर आपको ली देखने को मिल जाए तो वहां पर उसको अल हो जाएगा। ठीक है, तो अ और आ के बाद में ई मिला तो ए हो गया। अ और आ के बाद में आपको उ मिला तो ओ हो गया। अ और आ के बाद में आपको री मिला तो अर हो गया। और अ और आ के बाद में आपको ली मिला तो अल हो गया। तो ये जो है इसका नियम है कुछ। अब देखिए इसके सूत्रों की बात करें तो इसका संज्ञा विधायक सूत्र है। देखिए इसमें ध्यान रखना आप, अगर बात करें गुण संज्ञा विधायक सूत्र, तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो है अध्ययन गुण। ठीक है, यानी कि अ ए ओ को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जिन गुण संज्ञक वर्णों की जो संज्ञा करता है ना, उसको कहा जाता है अध्ययन गुण। अब सीधे सीधे याद रखना कि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अध्ययन गुण। ठीक है ना, और गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो है आदि गुण। ठीक है, अगर संज्ञा विधायक सूत्र की बात कर ले तो हो जाएगा आपका अध्ययन गुण। और यहाँ पर बात कर ली जाए कि संधि सूत्र कौन सा है, तो वो है आदि गुण। ठीक है, तो संधि सूत्र है तो है आदि गुण और संज्ञा विधायक सूत्र है अध्ययन गुण। ठीक है, तो गुण संधि के दो सूत्र हैं, बाकी तीनों के, बाकी जो आगे आए थे उनके दो एक एक सूत्र ही हैं। देखिए यहाँ पर अ आ के बाद, अ और आ के बाद इक जो है ई उ रिल री, इसके रहने पर गुण आदेश ए ओ अर और अल हो जाता है। ठीक है, ई को स्थान पर हो जाएगा ए, ओ के स्थान पर, ऊ के स्थान पर हो जाएगा ओ, और अर के स्थान पर हो जाएगा, री के स्थान पर हो जाएगा अर, और री के स्थान पर हो जाएगा अल। ये इसका नियम है। कैसे कैसे देख लीजिए एक बार, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि रमेश, रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, रमा प्लस इस। अब देखिए रमा प्लस इस में कैसे हो गया, रमा रमा के अंदर जो रम प्लस आ को हमने बाहर निकाला और आगे क्या है ईश। तो हमने क्या देखा था, अगर आ के बाद में आपको ई मिले तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो रम और प्लस, अगर आज आगे आपको आ मिले ना तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये हो गया रम, ये म के अंदर मिल गया ए, और ये हो गया श, तो ये हो जाएगा रमेश। इस प्रकार से, उसी प्रकार से प्र प्लस उपकार परोपकार, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सर्व प्लस उदय सर्वोदय, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, तव प्लस लिकार तवल्लकार, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, मम प्लस लिकार मम लिकार। और आगे देखते हैं शब्द प्लस ऋषि सप्तऋषि। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ गुण संधि के उदाहरण है, और उम्मीद करता हूं कि गुण संधि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। क्या सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि राधेच। ठीक है, और यह है वृद्धि संधि का संज्ञा विधायक सूत्र। जैसे कि गुण संधि का था अध्ययन गुण, उसी प्रकार से वृद्धि संधि का है वृद्धि राधेच। ए आ ए और ओ को वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं, और इनका जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। वृद्धि रेची क्या है, तो ये संज्ञा करने वाला सूत्र है, यानी वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि रेची, और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। अ आ के बाद में ए, यानी कि ए ओ आई और आउ के स्थान पर ए ओ हो जाता है। ठीक है, यानी कि एच के स्थान पर जो है खाली ए और ओ हो जाता है, यानी कि खाली वाले बड़े बड़े वाले वर्ण होंगे। और इससे सीधा सीधा उदाहरण ये है, उदाहरण के अंदर आपको ए और ओ ये दो मात्राएं आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बड़ा ए और बड़ा ओ, ये सिंगल मात्रा या डबल मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। जब अ और आ के बाद में ए और ए, जब अ और आ के बाद में ए और ए आ जाए तो उसको ए बन जाता है, बड़ा ए बन जाता है। और ए अ और आ के बाद में ओ और ओ आ जाए तो उसको ओ हो जाता है। ठीक है ना, अगर अ और आ के बाद में आपको ए और ए मिले तो उसको जो है बड़ा ए हो जाता है। और अ और आ के बाद में आपको ओ मिल जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या हो जाएगा, ओ या ओ मिल जाए, दोनों मिल जाए तो उसको जो है बड़ा ओ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। कैसे, देखिए सदा प्लस एव, तो सदा में क्या है, सदा में आ है, और आगे क्या है, आगे एव है। ठीक है, तो यहाँ पर आ के बाद में ए मिला तो क्या हो गया, बड़ा ए, और ये हो गया सदैव।
तो यहाँ पर देखिए आप सबसे बड़ी जो पहचान है वो आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको डबल मात्रा देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? डबल मात्रा देखने को मिलेगी। जहां पर डबल मात्रा आ जाए समझ लेना कि यहाँ पर क्या है, गुण संधि है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो दो मात्रा देख लेना, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका मोटा मोटा सूत्र। ये वैसे के वैसे देखिए आप यहाँ पर महा प्लस ऐश्वर्यम तो महेश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, महा प्लस औषधि महौषधि, परम प्लस औषधि परमौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, जन प्लस एकता जनेकता। यानी कि यहाँ पर सभी जगह आपको दो मात्राएं देखने को मिलेगी। ठीक है, सभी जगह आपको दो मात्राएं देखने को मिलेगी। तो जहां पर दो मात्राएं देखने को मिले समझ जाना कि वहां पर गुण संधि है। ठीक है, और रीट में इतना डीप सवाल पूछते नहीं है, नॉर्मली सवाल पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी पहचान करनी है कि भाई यहाँ पर अगर दो मात्राएं हैं तो वहां पर जो है गुण संधि होगी। बात करें अगली संधि की, वो है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। जब अ और आ के बाद में ओ और आ जाए तो उन दोनों को जो है आ यानी कि ई के बाद, जब अ और आ के बाद में अ और आ जाए और उन दोनों का आ हो जाएगा। ई और ई के बाद में ई और ई आ जाए तो उन दोनों को ई हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद में ऊ और ऊ ही आ जाए तो उन दोनों को बड़ा ऊ हो जाएगा। री और री के बाद में री और री आ जाए तो उनको बड़ी री हो जाएगा। कैसे? तो देखिए अ और आ के बाद में अगर वहीं वापस सेम वर्ण आ जाए तो इसका जो है बड़ा रूप हो जाएगा। ई और ई के बाद में आपको ई और ई देखने को मिले तो बड़ी ई हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद में आपको बड़ा ऊ और बड़ा ऊ देखने को मिले तो उसका बड़ा रूप हो जाएगा। री और री के बाद में आपको री और री ही देखने को मिले तो वो जो है दीर्घ री हो जाएगी। ठीक है, ये दीर्घ संधि की पहचान है। कैसे? देखिए यहाँ पर इसका जो सूत्र है दोस्तों वो है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह क्या है? तो इसके अंदर जो है 5 वर्णों का ग्रहण किया है, इनको मूल स्वर कहते हैं। यह है ई उ री और ली। ये अ ई उ री ली, ये 5 वर्णों का ग्रहण किया गया है। इसके आगे समान स्वर रहने पर दीर्घ संधि हो जाती है। यानी कि इसके आगे समान स्वर रहना चाहिए, यानी कि अ के आगे अ रहना चाहिए, ई के आगे ई रहना चाहिए, ऊ के आगे ऊ रहना चाहिए, री के आगे री रहना चाहिए और ली के आगे ली रहना चाहिए। यहाँ पर समान स्वरों की बात की गई है। अगर वहीं समान स्वर रहे तो आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। यानी कि देखिए आ के बाद में आ मिला तो आ हो जाएगा, ई के बाद में ई मिला तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ हुआ तो बड़ा ऊ हो जाएगा, री और री के बाद में री और री मिला तो आपको री हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देव में क्या है? अ, आगे क्या है? आलय में आ। तो अ के बाद में आ है तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो यहाँ पर देखिए देवालय, देवालय में क्या है? आ हो गया। परम प्लस अर्थ, तो परम में क्या है? अ, और अर्थ में क्या है? अ। दोनों को मिलकर क्या हो गया? आ। तो परमार्थ। उसी प्रकार से दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, भानु प्लस उदय भानुदय, सु प्लस उक्ति शुक्ति, यानी कि जो ऊ है ना वो छोटा है, यहाँ पर बड़ा हो गया। लघु प्लस उत्तरम लघुत्तरम, वधु प्लस उत्साह वधुत्साह, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, कृत प्लस ऋणम कृतृणम, हरि प्लस ईश हरीश, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। अब देखिए इन उदाहरणों में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर कर्तृ प्लस ऋणम जो लिखा हुआ है ना, इसमें आप देखिए ये जो री है ना यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर री बड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ वधु है ना, वधु हमेशा बड़ा ही होता है, ये ध्यान रखना। वधु कभी छोटा नहीं होता है, वधु का छोटा रूप नहीं होता है, वधु बड़ा ही होता है। लघु जो है वो छोटा होता है, बाद में इसको जो संधि करने के बाद में ये बड़ा हो जाता है। सु भी जो है वो छोटा है, भानु भी छोटा है। ठीक है, बाकी वधु जो है ना वो बड़ा है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी कई बार बनते हैं जिसमें हमको कंफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, और हरि प्लस जो ईस है ना, इसमें हरि छोटा है और दीर्घ कार्य होने के बाद में ये बड़ा हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अगली संधि 30 संधि है, वो है पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि। इसका जो सूत्र है वो है एंग पदांता गति। ठीक है, पद के अंत में स्थित एंग यानी कि ए और ओ के बाद स्थित ह्रस्व स्वर होने पर पूर्व की स्थिति में ज्यों का त्यों ही, पूर्व की स्थिति ज्यों के त्यों ही रहती है तथा ह्रस्व अ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। सीधी सीधी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको पूर्व पद में यानी कि पद के अंत में आपको ए मिले या ओ मिल जाए, ए या ओ में से दोनों में से एक मिल जाए, उसके बाद में ह्रस्व अ रहना चाहिए। ठीक है, अगर ह्रस्व अ रहा तो यहाँ पर ह्रस्व अ के स्थान पर जो है
स्थिति तो वहीं के वहीं रहेगी, संधि कार्य कुछ भी नहीं होगा। इस अ के स्थान पर जो है ये अवग्रह आदेश हो जाएगा, एस टाइप जो है इस यहाँ पर अवग्रह आदेश हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर बना हरे प्लस अव, तो हरे में तो है ए, आगे है अ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए के बाद में अ मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हरेव, यानी कि अ को जो है वो अवग्रह हो गया। ये देखिए ये जो है ना ये चिन्ह, ये अवग्रह का चिन्ह है, तो यानी कि एस टाइप जो है बन जाता है। तो जहां पर एस टाइप की बात की जाए समझ लेना वो जो क्या है पररूप संधि है, पूर्व रूप संधि सॉरी, ठीक है ना, वो है पूर्व रूप संधि। और बात की जाए पररूप संधि की, ठीक है ना, उसी प्रकार से तो इसका सूत्र है वो है एंगी पररूपम। पूर्व रूप का है एंग पदंतादति और इसका है एंगी पर। अ और आ वर्णांत उपसर्ग के बाद, यानी कि यहाँ पर आपको उपसर्ग मिलेंगे आगे, ठीक है, यहाँ पर आपको उपसर्ग मिलेंगे, प्र उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग हो गया, जितने 22 उपसर्ग हैं वो आपको पहले देखने को मिलेंगे और उसके बाद में ए और ओ देखने को मिलेंगे। अगर ये प्रक्रिया आती है, पहले उपसर्ग आता है और बाद में ए ओ आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है पर रूप कार्य होगा। और पर रूप के जो उदाहरण हैं वो कैसे हैं, देखिए मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा, तो मनस में क्या है, मनस में है स और आगे क्या है ई, मनस प्लस ईसा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनीषा, ठीक है। और ऐसे ही पतत प्लस अंजलि तो हो जाएगा पतंजलि, कुल प्लस अटा तो हो जाएगा कुलटा, और सक प्लस अंदु तो हो जाएगा सकंदु, ठीक है। तो इसका जो है सूत्र सॉरी इसका जो है विशेष तौर से उदाहरण आप देख लेना, पर रूप के विशेष उदाहरण जो है वो विशेष तौर से आप देख लेना, यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों अपनी स्वर संधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम अच संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अच संधि इति सिद्धम, अच संधि अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बाकी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए ट्रिक भी आपको खूब सारी मिल जाएगी और मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एक वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पर लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आपको बड़ी ही आसानी से या 5-7 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी और हम जो है इसको पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी प्रक्रिया थी वो आपको समझनी पड़ेगी, प्रक्रिया के तौर पर जो है आपका कोई भी उदाहरण गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई भी आपके सामने हार्ड उदाहरण भी आ गया ना, तो वो भी आप इस प्रक्रिया के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी संधि आपके समझ में आ गई होगी, 7 रूप थे इसके जो कि हमने यहाँ पर देखे। और अब आगामी आने वाले वीडियो के अंदर हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि इन दोनों को देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।